गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएसडी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हमने जो इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगा एक टॉपिक, जो उनमें कॉमन टॉपिक रहता है, उसे हम कवर करने जा रहे थे। और पिछले लेक्चर में क्या चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी, तो स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र क्या होता है। अलग अलग टाइप होते हैं हमारे पारितंत्र के। जो स्थल में रहने वाले जीव जंतुओं, जैविक हो या अजैविक हो, उन सारे को हम जिनमें स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्थलीय पारितंत्र बोलते हैं। वैसे ही जलीय जीवों का क्या होता है, जलीय या फिर पेड़ पौधों का क्या होता है, अपना एक अलग पारितंत्र होता है। तो बेसिकली किन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से जो हमारा पारितंत्र है वो अफेक्ट होता है, उन चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली हमने क्या-क्या चीज़ों को सीखा था उसमें, तो वनोन्मूलन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सभी को तो पता होगा। वनोन्मूलन क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद मरुस्थलीकरण हमने थोड़ा बहुत उसको कवर करा था, और उसमें हमने क्या-क्या सीखा था, वायुदाब की पेटियाँ सीखा था, हाई प्रेशर, लो प्रेशर वाला ज़ोन पढ़ा था। तो उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें बताने को रह गई थी, जिसे मैं आज इस वाले लेक्चर में आपको बता ही देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा पिछले जो डिस्कस कर रहे थे हम, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करे थे। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, वायुदाब पीटे क्या होता है, प्रेशर बेल्ट क्या होता है। तो इसमें एक चीज़ थोड़ा रहने को बच गई थी यहाँ पे, तो उसे हम आज इस वाले लेक्चर में बेसिकली कवर करने जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो गया था बेसिकली, थोड़ा बताने में यहाँ पे गलती हुई थी, तो उसे हम आज इस वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये समुद्र था और ये क्या था, हमारा जल था बेसिकली, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा सनलाइट पड़ रहा था। ये तो ठीक है पूरा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, सनलाइट बेसिकली पड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या होते हैं, वायु के बहुत सारे क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे वायु के बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, वायु के, ज़्यादा बड़े बन गए क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पे क्या होंगे, वायु के कण होंगे बेसिकली, ठीक है। अब जो वायु होती है उसमें क्या क्वालिटी होती है कि वो, अब सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ से जो जल होगा वो क्या होगा, वाष्पित होकर, वेपराइज होकर ऊपर जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से वेपर के कारण क्या आ गए यहाँ से, ठीक है। तो ये जो वायु के कण है, इनके बीच में क्या हो जाते हैं, ये फिट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब कब तक फिट होंगे, इसकी भी तो एक सीमा होगी ना। तो जब तक ये क्या हो जाते हैं, संतृप्त, तो मतलब इसके बाद मैंने वो बताया था आपको, रसगुल्ले वाले वो सारी चीजें एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाया, तीन रसगुल्ला खाया, लेकिन एक ना एक तो टाइम आएगा जब आप रुक जाओगे कि बस अब तो बस की नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम आपकी जो बेसिकली स्टेट, हम क्या बोलेंगे उसको, कि आप क्या हो चुके हो, संतृप्त हो चुके हो। तो इसी तरीके से यहाँ से जो वायु के कण है, इसके बीच में क्या हो जाते हैं बेसिकली, ये जो हमारे वाष्प के कण होते हैं बेसिकली, ये क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, संतृप्त वायु बोल देते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड एयर बोल देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है, 100% होती है यहाँ पे। और जिस तापमान पर क्या हो जाती है, इस वायु के कण में जो हमारे जल के कण है वो फिट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उस तापमान को क्या बोल देते हैं हम, ओसांग हमने बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो यहाँ पे आर्द्रता रहती है 100%, इसका भी एक नाम है, इसको क्या बोल देते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता इसको बोल देते हैं। उसे आप करेक्ट कर लेना, सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है उस, ये बेसिकली ओसांग वाली कंडीशन बन गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बारिश कैसे होती है, तो बारिश कैसे होती है, तो संघनन की जो क्रिया होती है बेसिकली, कंडेंसेशन की जो क्रिया होती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर संघनन की क्रिया हो जाती है, क्या हो जाती है, संघनन की क्रिया, ठीक है। कंडेंसेशन की यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है, और क्या हो जाती है, हमारे जो वायु के कण है बेसिकली बेसिकली ये क्या हो जाता है, हम ये जुड़ जाते हैं आपस में, और ये क्या हो जाता है, एक बूंद एक बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बूंद बना लेते हैं बेसिकली, इस प्रकार से बड़ी बड़ी बूंद बना लेते हैं, और ये भारी होकर क्या कर देते हैं, बेसिकली वर्षा या फिर वर्षण का प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमारे यहाँ से क्या हो जाती है, बारिश की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, संघनन होना कह देते हैं, ठीक है।
तो संघनन के लिए ये सिंपल सी चीजें हैं। टेम्परेचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोसांक बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर में थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ आपके पास। बेसिकली जो यहाँ पे प्रेशर होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो इसे मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो बेसिकली अब टेम्परेचर पे हमने बोला था ना, टेम्परेचर पे अगर ज्यादा होता है तो हमारा प्रेशर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, कम होता है। तो किस प्रकार से टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है हमारा। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हमारे वायु के कण होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर होंगे ना, जो इनका ओरिएंटेशन होगा थोड़ा दूर दूर होंगे, इस प्रकार से होंगे। अगर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वायु के कण को भी पूरी जगह मिल जाएगी, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब टेम्परेचर ज्यादा है तो वायु के कण क्या है, दूर दूर है। आपने सीखे होंगे ना ठोस द्रव गैस, ये सारी केमिस्ट्री में आपने चीजें सीखे होंगे कि किस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ठोस होता है उसके कण क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, फिर द्रव के थोड़ा पास रहते हैं। सॉरी, ठोस के कण क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पास होते हैं, फिर क्या होते हैं, द्रव के कण क्या होते हैं, पास होते हैं, और सबसे जो दूर दूर रहते हैं वो क्या रहते हैं, गैस के कण रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे गैस के कण क्या है, जो भी वायु है हमारे उसके कण क्या है, दूर दूर है बेसिकली। तो जो इनका प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, कम होगा बेसिकली। अब किस प्रकार से होता है, जो प्रेशर होता है उसको हम एक, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा सर का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, कि जैसे कितना भी, जैसे 5-6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 मीटर पर स्क्वायर में कितना प्रेशर लग रहा है उस पर हम स्टडी करते हैं बेसिकली, कि प्रेशर यहाँ पे इस टाइप का है। यहाँ से जितने भी यहाँ पे ईस्ट वाली इसमें जितनी भी वायु आ रही है, तो इनके द्वारा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कुछ भी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे जितना, इस वस्तु पे जितना क्या लग रहा होगा, बेसिकली प्रेशर लग रहा होगा, तो उसी को हम स्टडी करते हैं बेसिकली यहाँ पे। अब कण बहुत सारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जो प्रति एकांक समय में, सॉरी, प्रति एकांक क्षेत्रफल, जैसे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल है ना, तो इस पर लगने वाले क्या दाब को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वायु दाब बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वायु और उसके द्वारा लगाया गया दाब, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, वायु दाब बोल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब कण दूर दूर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रेशर क्या लगाएंगे, वो कम लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन है, अगर टेम्परेचर क्या होगा हमारा, टेम्परेचर हमारा बहुत कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब है वहाँ बहुत ठंडा इलाका है, तो वहाँ की जो वायु होगी बेसिकली वो क्या होगी, आपस में सटी सटी होगी, मतलब वायु के कण क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, पास होंगे। इस तरीके से इनका विन्यास रहेगा, इस तरीके से इनका विन्यास रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये छोटे एरिया के लिए निकाल लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पे हम स्टडी अगर इसको करेंगे, यहाँ पे कोई रामू खड़ा है, ठीक है, ये लड़का खड़ा है, तो इसके सर पर यहाँ पे कितना वो लग रहा होगा बेसिकली, या फिर कुछ भी यहाँ पे कुर्सी मेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वायु के कण दूर दूर थे ना, तो प्रेशर तो कम लगाएंगे ना बेसिकली। यहाँ पे वायु के कण क्या हो गए, टेम्परेचर कम होने पे वायु के कण प्रति एकांक क्षेत्रफल है उसमें, तो वायु के कण ज्यादा हो गए ना, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पे भी टेम्परेचर बेसिकली कम होगा, वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज थी, इसे हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर से आपको। तो यहाँ पे अब हमारा सनलाइट पड़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा जोन क्रिएट हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा ना बेसिकली, ठीक है। यहाँ से वायु कण ऊपर जाएंगे लेकिन हाई प्रेशर, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो वायु होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ये इसमें होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, इस तरीके से यहाँ से मूव होती है। तो इसका भी मैं रीजन बनाऊंगा कि मैं इसको बेसिकली एंगल में क्यों बना रहा हूँ, कि वायु अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है तो इस तरीके से क्यों नहीं जा रही है, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। उसे हम अपना जो ज्योग्राफी के सेशन लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्यों होता है बेसिकली। कोरियोलिसिस बल रहता है, फिर लेंज का नियम इस टाइप से रहता है, पृथ्वी की जो संरचना रहती है, कहीं पेड़ है, नदी, पेड़ पौधे, इस तरीके से हमारी संरचना है। ऊबड़ खाबड़ा से सपाट तो है नहीं पूरी पृथ्वी, सीधे वायु चले गए और सीधे चले गए, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चले गए, तो बेसिकली बहुत सारे उसके मार्ग में अवरोध होंगे। तो जिसके कारण क्या होता है, हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। तो कोरियोलिसिस बल हो गया, ठीक है, तो वो सारे लेंस के नियम, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से लो प्रेशर, यहाँ से क्या होगा, ऊष्मा के कण कुछ जो भी ऊपर चले गए, तो यहाँ पे कुछ संघनन की क्रिया हो गई, कुछ बारिश बन के रह गई, लेकिन कुछ कण क्या हो जाते हैं, यहाँ से फिर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चीजें बता दी थी आपको, ये क्या हो जाती है, फिर जेट स्ट्रीम हो जाती है, हल्की हो गई ना वायु, हल्की होकर ऊपर चली गई बेसिकली, ठीक है। अब ऊपर भी देखेंगी, जो भी होगा वायु ऊपर जाएगी, वो भी देखेगी इधर उधर, तो यहाँ वो क्या ढूंढेगी, अपने बैठने की जगह ढूंढेगी बेसिकली,
ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगी फिर, यहाँ पे फिर ऊपर जाएगी, फिर कुछ तो इधर जाएगी, जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, कुछ जो जलवाष्प होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से होता है, लगभग 200-300 किलोमीटर की इनकी स्पीड रहती है, किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड रहती है, मतलब काफी क्या रहती है, इनकी तेज गति रहती है बेसिकली। तो इधर भी जा सकती है उधर भी, मतलब ये क्या करेंगी, अपने जगह ढूंढेंगी कि हम बैठे तो बैठे कहाँ, ठीक है। इधर चलेंगी उधर चलेंगी, बाद में क्या करेंगे, ये हाई प्रेशर वाली जगह में बैठ जाएंगे। हाई प्रेशर में मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे, कि जो वायु के कण होंगे बेसिकली वो क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो वहां पे जो जलवाष्प होंगी उनको क्या दिखेगी, बेसिकली जगह दिखेगी, हम यहाँ पे फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चले जाएंगे, पहले हाई प्रेशर में चले जाएंगे। यहाँ हाई प्रेशर में ये क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जो भी यहाँ पे जलवाष्प वायु के साथ जो आए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे घूमते हुए तेज चलते हुए यहाँ पे हाई प्रेशर वाले जोन में यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो नीचे बैठ जाती है बेसिकली। तो हाई प्रेशर वाला जोन जहाँ बनता है वहाँ क्या होता है बेसिकली, वहाँ बारिश तो होगी नहीं क्योंकि वायु नीचे बैठ रही है, तो वो क्या हो जाता है हमारा बेसिकली मरुस्थलीय शुष्क भूमि होती है, वहाँ पे मरुस्थलीय मरुस्थल जैसी कंडीशन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आ गया, लेकिन अब ये चक्र क्या होता है, चलता रहता है, इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। अब ये जो हाई प्रेशर वाली जो भी यहाँ पे क्या होंगी, अब ये ऊपर चल रही थी ना बेसिकली, जो ट्रोपोस्फेयर रहता है हमारा, क्षोभमंडल की जो ऊपरी सतह रहती है, 12 किलोमीटर ऊपर की बात ये हुई है, वायुमंडल के ऊपर ही हवाएं चल रही है, ठीक है। बेसिकली जलवाष्प कर रही है, अब इधर आ गई, अब नीचे बैठेंगे ना वो, यहाँ पे जो भी वायु है जलवाष्प है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे बैठ गए। अब क्या होती है, अब ये जो यहाँ से जो भी वायु होती है वो क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बेसिकली। जो वायु होती है, हवा होती है, वो क्या होती है हमारी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या हो जाती है, जोन में चली जाती है बेसिकली। तो इसका एक पूरा चक्र रहता है, पहले लो प्रेशर, फिर इस तरीके से इस जेट स्ट्रीम बना लिए बहुत सारी कंडीशन में, फिर नीचे हाई प्रेशर में आ गए, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है बेसिकली, मूव करती है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह बताए थे कि जो मुंबई में ज्यादा बारिश होती है, पुणे में कम हो जाती है, मतलब नामात्र बारिश होती है, तो वहां पे भी यही कंडीशन होती है कि बेसिकली वायु ऊपर उठती है और फिर वहां पे पुणे में नीचे बैठ जाती है। तो ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है हमारा, लो प्रेशर में क्या हो गया, सनलाइट पड़ गई, ऊपर चली गई जलवाष्प, ठीक इस तरीके यहाँ से भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम वाली कंडीशन भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तेज गति से चलती है जलवाष्प, ठीक है। अब इस तरीके से क्या कर लेती है ये, फिर हाई प्रेशर में बैठ जाती है, इधर भी बैठ सकती है उधर भी, जरूरी नहीं है इधर बैठी। हाई प्रेशर जो वाले जोन में बैठ गई बेसिकली, यहाँ पे जगह दिख रही थी तो यहाँ पे बैठ गई, तो हाई प्रेशर से क्या हो जाता है, फिर लो प्रेशर में, फिर यहाँ से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या हो जाती है, वायु मूव करती है, इसलिए हम पढ़ते हैं क्या, कि हाई प्रेशर से और जो वायु होती है लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, बेसिकली मूव करती है। तो यही चीजें थी आज की, अब आज के लेक्चर में आ जाते हैं हम। तो आ जाते हैं आज के अपने मेन जो हमारा टॉपिक था, कि वो तो हमने पढ़ लिया मरुस्थलीकरण। तो इसमें क्या होता है, मृदा का अवनमन करके भी एक कारण होता है, ठीक है, मृदा का अवनमन। इसके कारण भी क्या होता है, हमारा रेगिस्तान, मरुस्थलीकरण जैसी जो हमारा स्थलीय पानी तंत्र रहता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, ह्रास होता है या फिर अफेक्ट होता है। तो मृदा का अवनमन बोल सकते हैं, लैंड डिग्रेशन या फिर सॉइल डिग्रेशन भी इसको बोल सकते हैं, लैंड या फिर सॉइल डिग्रेशन, ठीक है। तो ये इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा अगर टाइम बचा तो इस वाले टॉपिक को भी कर लेंगे हम, जलीय पानी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम। तो हम क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, तो भूमि का अवनमन, ठीक है। भूमि का अवनमन ये हुआ क्या आखिर, भूमि का अवनमन या फिर सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारी भूमि है या फिर सॉइल है उसकी जो क्वालिटी है बेसिकली वो क्या होती जा रही है, कम हो जाती जा रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो भूमि होती है हमारी, लैंड होती है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें क्या रहती है, हमारी धातुएं रहती है बेसिकली, ठीक है। जो सॉइल रहती है उसमें क्या क्या रहते हैं हमारे, तो धातुएं रहती है, कौन सी, जैसे आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, और सिलिकॉन हो गया। तो ये सारी जो हमारे पास क्या रहती है बेसिकली, धातुएं रहती है। या फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारी जो धातुएं रहती है वो किसमें रहती है, मृदा में रहती है। तो आप बोलोगे कि ये धातुएं तो हमारी प्रकृति में पाई जाती है, तो यहाँ ये कहाँ से, मतलब सॉइल में कहाँ से बेसिकली आ गई है, तो सारी ये क्या होती है हमारे पास, बेसिकली जो भी ये धातुएं होती है ये कहाँ से आती है, तो जब हमारा क्या होता है बेसिकली, चट्टाने जब चट्टाने टूटती है ना,
तो चट्टानों के टूटने से क्या हो जाते हैं हमारे ये जो धातुएं हैं ये बेसिकली चट्टानों के टूटने से क्या हो जाता बन जाती है हमारे, ठीक है। चट्टानों के टूटने से या फिर अपघटन होने से, ठीक है। चट्टानों में पाए जाते हैं ना बेसिकली ये, ठीक है। चट्टानों के टूटने या फिर चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन जब इसका अपघटन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारी जो लैंड है भूमि में मिल जाती है। तो पहले तो हमारी भूमि भी नहीं थी ना बेसिकली, यहाँ पे पर्वत थे तो पर्वत टूट टूट के क्या बन गए, भूमि बना दिए। फिर ये सारी चीजें हमारी बन गई। आयरन हो गया, ये सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये धातुएं जो होती है बेसिकली, आयरन हो गया, निकिल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो धातुएं रहती है हमारी क्या होती है, मृदा में रहती है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, अब जो हमारी मृदा रहती है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, तो मृदा के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन हमारे लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके लिए क्या रहता है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा है। तो अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, अब नाइट्रोजन तो यहाँ तो मिलता नहीं है, ठीक है। ये सारी धातुएं थी, अब नाइट्रोजन इनको कहाँ से मिलेगा बेसिकली, तो नाइट्रोजन आपको पता होगा कि नाइट्रोजन तो बेसिकली 78% तो वायुमंडल में है, हमारे क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे रहते हैं क्या ये डायरेक्ट जो 78% है उसको इनटेक कर सकते हैं खुद में, हमारी तरह ये श्वसन की प्रक्रिया तो में तो हम ये नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं ना बेसिकली पेड़ पौधे, तो ये किस तरीके से लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसको मैं बता ही देता हूँ। तो जो हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उनमें जो जो नाइट्रोजन लेते हैं बेसिकली, आपने सुने होंगे ना नाइट्रोजन जो क्या होती है, खाद होती है। इस तरीके से हम क्या डालते हैं उसमें, बेसिकली भूमि की जो उर्वरता रहती है उसको बढ़ाने के लिए उसमें डालते हैं मृदा में। तो ये कहाँ से आता है, तो कुछ जो विशेष प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली, जो नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बेसिकली, कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली, जीव होते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं ना बेसिकली, तो वो क्या होते हैं हमारे, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बेसिकली, ठीक है। तो जैसे राइजोबैक्टीरिया हो गया, ये एक जीवाणु होता है ना बेसिकली। अब राइजोबिया राइजोबिया बैक्टीरिया हो गया, बेसिकली एक और होता है एजिटोबैक्टर होता है, एजिटोबैक्टर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं हमारे पास, हाँ, तो ये जो हमारी वायुमंडल रहते हैं ना, वायुमंडल में क्या रहती है आपको पता है, जो बेसिकली हमारे क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, वायु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है ये, तो बेसिकली नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्रेट और फिर क्या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी इसमें पहले नाइट जो हमारी ये जीवाणु रहते हैं ना बेसिकली, ये मृदा में रहते हैं, तो नाइट्रोजन से क्या करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या ले लेते हैं, पौधे ले लेते हैं बेसिकली, ये नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बेसिकली। तो इसको क्या कर देते हैं मृदा में हम जो बेसिकली जो मृदा में पाए जाने वाले पेड़ पौधे रहते हैं डायरेक्टली जो ये प्रोटीन रहता है उसको क्या कर देता है, इनटेक कर सकता है बेसिकली। इसके अलावा जो इसका अपोजिट करता है, अब ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके दे रहा है उनको उनको पेड़ पौधे को। इसके अलावा एक रहता है स्यूडोमोनास रहता है जो अपोजिट करता है इसका, जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है फिर से, ठीक है। तो ये एज बेसिकली ये क्या होता है, इसे ये तो हम अलग नाइट्रोजन चक्कर में इसको बेसिकली पढ़ते हैं, तो चलो इसको छोड़ो अभी बेसिकली। अब ये तो आप समझ गए कि जो भी बाहर से बेसिकली, ये तो आप समझ चुके होंगे कि जो भी मृदा होती है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की काफी ज्यादा क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तो नाइट्रोजन तो ये डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले सकती है, लेकिन जो हमारी क्या होते हैं मृदा होती है उसमें
राइजोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टर नाम के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर नाइट्रोजन युक्त जो प्रोटीन रहता है उसको क्या कर लेते हैं बेसिकली, सॉइल के थ्रू, बेसिकली जो उनकी रूट्स रहती है, जड़ें रहते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, पौधे। तो जो हमारी भूमि रहती है, वो उर्वर, बेसिकली उसकी उर्वरता क्या रहती है, बनी रहती है, मतलब जो भूमि के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन अब ये अफेक्ट किन कारणों से होता है उसे मैं बता ही देता हूँ। ये तो बात हो गई, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन की वजह से, अब ह्यूमन कहाँ से आ गए यहाँ पे, तो ये जीवाणु थे सारे। तो ह्यूमन की वजह से क्या हो जाता है बेसिकली, तो जो भी हमारे पास क्या रहते हैं, कृषक वर्ग के रहते हैं, वो जो भारत में देखिए तो क्या रहते हैं, काफी ज्यादा अशिक्षा का वहाँ पे माहौल रहता है, उनको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन में बेसिकली जितनी मात्रा में जो भी प्रकृति होती है वो तो हमारी क्या करती है, संतुलित रूप से चलती है, जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी उतनी क्या होगी, भूमि में मिला देगी। लेकिन जो अधिक उत्पादन करने के लिए जो कृषक रहते हैं या फिर, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा फसल हो जाए, थोड़ा मुनाफा भी हो, उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को मिला देते हैं, नाइट्रोजन को मिला देते हैं बेसिकली, नाइट्रोजन को अधिक, नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद रहती है ना, वो उनको क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लेकिन उसकी भी क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी बेसिकली। नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा फास्फोरस हो गया, बोरान हो गया, फास्फोरस को बहुत ज्यादा मिला देंगे। एनपीके आपने पढ़ा होगा ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या हो जाते हैं, मृदा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके लिए इसका अनुपात भी हम कभी कभी देखते हैं, एनपीके का रेशियो क्या है, तो वो मृदा का क्या कर देते हैं बेसिकली, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं बेसिकली। लेकिन अशिक्षा के कारण क्या होता है, जो भी अशिक्षा के कारण ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं रहता है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कृषक वर्ग रहता है वो अंधाधुंध मात्रा में मिला देता है उसमें अपने हिसाब से, जितना भी उसको ठीक लग रहा होगा कि इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, फास्फोरस, बोरान हो गया, इस तरीके से क्या क्या मिला देता है, और सल्फर हो गया। इस, इसके अलावा भी क्या करता है, अब इतने से नहीं, हम जो हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास जो पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, जिनको कम पोषक तत्व की बेसिकली आवश्यकता रहती है। ऐसी मृदा भी रहेगी जिनको कम पोषक तत्व की आवश्यकता रहेगी, उनको बोल देते हैं हम स्थूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व। और जिनको बेसिकली ज्यादा, सॉरी, जिनको कम ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको बोल देते हैं स्थूल पोषक तत्व, और जिनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको क्या बोल देते हैं हम, तो उनको हम सूक्ष्म पोषक पोषक तत्व बोल देते हैं, पोषक तत्व। मतलब जिनको सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्वों की क्या होती है, नीड होती है बेसिकली। इसके अलावा जो हमारे, अब सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे हमारे केंचुआ होता है, तो केंचुआ केंचुआ को क्या बोलते हैं, कृषक का मित्र बोलते हैं, ठीक है। केंचुआ सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको मतलब कम पोषण की अब बेसिकली आवश्यकता रहती है ना, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम, जैसे अब खरपतवार हो गया, खरपतवार हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होंगे, जो भी पोषक तत्व रहेंगे बेसिकली, जो भी हमारी क्या रहती है, भूमि रहती है, उसमें कुछ क्या हो गई, कृषि कृषि हो गई है या फिर कुछ फसल हो गई, तो उसके साथ क्या कर देते हैं, खरपतवार भी साथ साथ में यहाँ पे उग जाता है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या कर लेता है, खरपतवार हमारी बेसिकली जो भी हमारी क्या रहती है, जो भी हमारी फसल रहती है उसको क्या करता है, हानि पहुंचा देता है। इसके लिए जो कृषक रहता है वो क्या कर देता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या कर देता है यहाँ पे, जो भी खतरनाक टाइप के केमिकल रहते हैं उनको मिला देता है, खतरनाक केमिकल, हजार्ड, जो क्या रहते हैं बेसिकली, जो भी भूमि के लिए क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक रहते हैं, हजार्डियस जो केमिकल रहते हैं उनको मिला देते हैं बेसिकली। तो अब ये जो हमारे कृषि के यहाँ पे मित्र थे, तो बहुत ज्यादा अगर खतरनाक कोई वो मिला दिया, ठीक है, केमिकल मिला दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो केंचुआ है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी इसमें मर मर जाएगा ना बेसिकली। तो केंचुए क्या करते हैं, हमारे अपघटन का काम करता है, अपघटन क्यों इसको मित्र बोलते हैं, तो जो भी पोषक तत्व रहते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। जैसे आप समझ लो कि आपको कुछ भी खाना है, जैसे आपको चावल खाना है, तो ये तो नहीं करोगे आप सीधे, आपने सीधे सीधे डायरेक्टली उसको ले लिया, तो उसको बनाओगे आप,
फिर खाओगे, थोड़ा-थोड़ा निकाल के खाओगे, तो इस तरीके से तो मतलब जो भी हमारे पेड़-पौधे रहते हैं उनको पोषक तत्व बेसिक जो मैंने नाइट्रोजन बताया था, तो डायरेक्ट इंटेक इनटेक नहीं कर सकते वो। फिर नाइट्राइल और फिर नाइट्रेट में उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। नाइट्रोजन युक्त जो प्रोटीन रहते हैं उनको फिर जो पौधे रहते हैं वो बेसिकली वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास कि हमारे पास जो भी भूमि है उसका अवनमन किस प्रकार से हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो खतरनाक केमिकल मिला देते हैं हमारे पास जो भी कृषक होते हैं या फिर कोई जो भी ऐसे व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए भूमि का क्या कर देते हैं बेसिकली उसमें खतरनाक केमिकल मिला देते हैं। तो जो उसमें अपघटक रहते हैं, केंचुआ हो गया, तो वो भी क्या कर देते हैं, वो भी वहां पे मर जाते हैं बेसिकली। तो ये सारे रीजन थे। अब हम आ जाते हैं आज के अपने दूसरे नए टॉपिक पे, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो तब तक आप बने रहना। तो नेक्स्ट है इसमें हम जलीय पारितंत्र प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा जलीय पारितंत्र रहता है वो किस प्रकार से बेसिकली अफेक्ट होता है बेसिकली। अब जलीय पारितंत्र में क्या रहते हैं, हमारे पास कुछ शैवाल रहते हैं, कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी वहाँ पे रहते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट या फिर वाटर की वजह से क्या करते हैं, अपना सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली अब किन मानव गतिविधियों की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो जलीय पारितंत्र है वो क्या हो जाता है बेसिकली बेसिकली खराब होने लग जाता है या फिर दुर्गंध युक्त वहाँ पे पानी हो जाता है इस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें आपको यूट्रोफिकेशन इसको बोल सकते हैं, या फिर इसमें एक जो उत्पादक हो, आपको सभी को पता होगा, उत्पादक उत्पादक किसको बोलते हैं बेसिकली। उत्पादक कौन से होते हैं, तो जो मतलब खुद स्वयं से क्या कर सकते हैं, भोजन बेसिकली पका सकते हैं। जैसे क्या हो गया हमारे पास, जैसे पेड़ पौधे हो गए ना, तो वो सूरज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा द्वारा अपना खुद से ही क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं बेसिकली। तो उनको क्या बोलते हैं, उत्पादक वर्ग बोल देते हैं। तो उत्पादक हमारे पास जो उत्पादक कौन से रहते हैं हमारे पास, उत्पादक क्या रहते हैं, समुद्र में शैवाल रहते हैं ना। तो अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व का ये मत मतलब निकाल लेना कि मतलब जो पोषक तत्व होंगे बहुत अच्छी कोई चीज है, ठीक है। अब जलीय पारितंत्र में हम पढ़ रहे हैं, कोई समुद्र की चीजों को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें पोषक तत्वों का मतलब होगा जितने भी हमारे द्वारा कूड़ा करकट वहां पे फेंका जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमारे जो भी इंडस्ट्रीज होती है वहां से क्या निकलता है, हमारे केमिकल निकलते हैं, रंग करने वाली जो भी क्या रहते हैं हमारी बेसिकली इंडस्ट्रीज रहती है, वहां से कल कारखानों से निकलने वाला जो भी वेस्टेज होता है उनका, वो कहाँ हो जाता है, समुद्र में बेसिकली मिल जाता है बेसिकली। तो अब समुद्र में क्या होता है, अब प्रकृति ने अगर थोड़ा बहुत हो तो प्रकृति ने क्या करा है, उसको बेसिकली बैलेंस करने का कोशिश करा है। वहां पे क्या रहते हैं, सहवाल जैसे पौधे रहते हैं, मतलब व्हाइट व्हाइट जो दिखते हैं ना, उनको सहवाल बोलते हैं बेसिकली। तो उनका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो वो जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं बेसिकली। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। हमने मूली खाई या फिर उसका डंठल फेंक दिया, इस तरीके से गाजर खाया उसका वो फेंक दिया, तो ये सारी सब्जियां, ये भी इस प्रकार से सारी चीजें जो भी समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, वो खत्म करते हैं बेसिकली। जो क्या होते हैं, हमारे शैवाल होते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक रसायन में काम जैसे औद्योगिक रसायन में क्या हो गया, पेंट कपड़ा उद्योग हो गया, ये सारी चीजें हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, ये हानिकारक क्या करते हैं, अवशेष को नदियों में बेसिकली छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या हो जाती है, जो हमारी नदियां होती है, समुद्र होते हैं, उनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनको क्या बोल देते हैं हम, उस वाली जब पोषण का स्तर, अपोषण तो आप समझ गए ना, ये सारी चीजें जो भी हम फेंक रहे हैं, वेस्टेज मटेरियल समुद्र में फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे एक सुपोषण वाली कंडीशन आ जाती है। सुपोषण किसको बोलते हैं, सुपोषण मतलब होता है यूट्रो
यूट्रोफिकेशन, ठीक है, सुपोषण। कुपोषण क्या कंडीशन होती है, जब क्या होता है हमारा, जब जो भी जल में हमारे जो भी पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। इसको आप लिख लेना, जब जलीय पारितंत्र, जल जल में लिख लेना, या फिर समुद्र में, समुद्र नदी हो गया, ठीक है, कहीं पे भी में पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो वहां पे सुपोषण जैसे क्या बन जाती है, उसको सुपोषण बोल देते हैं हम बेसिकली। नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, सॉरी। अरे यार, ये पूरा ही मिट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब समुद्र समुद्र या फिर नदी है, पोषण पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, शैवाल जो एल्गी है वो बहुगुणित रूप में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जब समुद्र या नदी में पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो जो हमारे शैवाल रहते हैं वो शैवाल क्या करते हैं, इन पोषक तत्वों को बेसिकली खत्म नष्ट कर देते हैं, या फिर पोषक तत्वों को लेते हैं, बेसिकली इनटेक करते हैं। तो अब इनका काम क्या है, बेसिकली समुद्र के पानी को अगर ठीक रखना है, मतलब स्वच्छ रखना है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुगुणित रूप में, मतलब कई गुना इसमें इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आपने सुने होंगे कि अगर हम कहीं पे प्रदूषण या फिर जो भी जलीय पारितंत्र में प्रदूषित जल का हम अगर पता लगाना लगाना चाहते हैं बेसिकली, तो उससे उसका क्या इंडिकेटर होता है, तो जो वहाँ पे एल्गी रहती है, आपने देखे होंगे, तो जो शैवाल होगा वो वहाँ पे क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे बेसिकली, क्योंकि पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा हो गए जल में। तो बेसिकली ये शैवाल क्या हो जाते हैं, उन्हीं को इंटेक करते हैं बेसिकली। तो जो हमारा जल होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत साफ होने लगता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, शैवाल यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। तो इसके अलावा एक बीओडी आप ध्यान रख लेना इसमें, कि बीओडी क्या है, बीओडी, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली शैवाल होते हैं, इनको क्या रहता है, सनलाइट की भी आवश्यकता रहती है, तो ऑक्सीजन की भी बेसिकली क्या रहती है इसमें, आवश्यकता रहती है। तो इनको ऑक्सीजन की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं शैवाल को। ऑब्वियसली बात है कि किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रख लेना है कि जो भी हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे शैवाल होंगे, इनको जो भी यहाँ पे पोषक तत्व है इनको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो प्रत्येक जो हमारे पास जो भी पौधा होगा उसकी अलग डिमांड होगी ऑक्सीजन की बेसिकली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्येक जीव की जो अलग अलग डिमांड रहती है उस हिसाब से हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल देते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो एक इसमें ध्यान रखना है कि डक वीक है, एक डक वीक, और डक वीक अगर हमारे क्या हो गए, बहुत ज्यादा समुद्र में पोषक तत्व मिल गए, तो यहाँ पे शैवाल भी बहुत ज्यादा होंगे, तो डक वीक और फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन रहता है ना, की संख्या बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो डकवीक और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, ये क्या रहते हैं, हमारे जो जलीय पारितंत्र के लिए क्या माने जाते हैं, काफी हानिकारक माने जाते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या क्या चीजें को सीख ली है कि जो भी हमारा जलीय पारितंत्र होता है उसमें बेसिकली सुपोषण वाली क्या कंडीशन होती है, और अगर सुपोषण वाली कंडीशन बन जाती है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, पोषक तत्व वहां पे जल में है बेसिकली। तो बेसिकली अब बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होने से क्या हो जाएगा, जो शैवाल होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे बेसिकली। ये ऊपर तल में भी यहाँ पे दिख जाएंगे, चारों तरफ ये फैले रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये बढ़ जाएंगे, तो दूसरी स्लाइड में बता देता हूँ। मान लेते हैं ये तल है हमारा। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी एल्गी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सुपोषण वाली यहाँ पे कंडीशन बन गई। तो अब यहाँ पे हमारा जो भी जलीय पारितंत्र रहता है, इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो भी क्या रहते हैं, जलीय पौधे रहते हैं कि अलग अलग टाइप के रहते हैं ना, इसमें बहुत सारी प्रजातियां रहती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगी ना, जो जल में एडोप्टेबल, जो जल में रहती है बेसिकली, वनस्पतियां रहेंगी। तो इनको क्या करना है, इनको क्या चाहिए रहता है अपना भोजन बनाने के लिए, तो सनलाइट की ऑब्वियसली यहाँ पे आवश्यकता रहती है, सनलाइट की। लेकिन अगर पूरे समुद्र में हमारी जो तल है, यहाँ पे शैवाल इस तरीके से चारों तरफ फैल जाएंगे, तो जो सन का लाइट है वो तो नहीं आ पाएगा ना फिर नीचे। वैसे अगर जो स्वच्छ जल होता है उसमें अगर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 200 मीटर तक क्या होता है, 200 मीटर की जो बेसिकली डेप्थ रहती है, 200 मीटर तक, यहाँ तक क्या आ जाता है, हमारा सनलाइट आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही पौधे होंगे हमारे पास, जो बेसिकली सनलाइट में क्या करते हैं, अपना खाना बेसिकली बनाते हैं। वो क्या होंगे, उत्पादक वर्ग यहाँ पे आता है बेसिकली, उत्पादक वर्ग यहाँ पे आता है। और इसके बाद जो होंगे वो दूसरे जीवों पे भी, सॉरी, इसके बाद जो जीव होंगे वो क्या होंगे, द्वितीय प्राथमिक रूप में आते हैं, जो मतलब दूसरे जीवों पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे बेसिकली, मतलब जो दूसरे जीवों को भी खाएंगे। तो यहाँ पे सनलाइट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, जो उत्पादक वर्ग होंगे वो इसी हाइट में बेसिकली पाए जाएंगे। तो अब सुपोषण वाली अगर कंडीशन बन गई, यूट्रोफिकेशन वाली, तो सनलाइट तो आएगी नहीं ना फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी पेड़ पौधे होंगे तो इनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो ये अपना जीवन यापन फिर किस टाइप से करेंगे, अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इनको सनलाइट तो मिला नहीं, फिर भोजन भी नहीं मिलेगा, फिर जो बेसिकली शरीर का विकास है वो भी इनका क्या होगा, बेसिकली रुक जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा बेसिकली, पौधा जो होगा वो क्या होगा, उनकी संख्या कम होने होने लग जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, सारे मृत हो जाएंगे बेसिकली। तो अब बहुत ज्यादा अगर क्या हो जाते हैं, शैवाल बढ़ जाते हैं, चारों तरफ शैवाल ही शैवाल बढ़ गए, तो इसको क्या बोल देते हैं हम बेसिकली, इसको हम बोल देते हैं वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम, या फिर एल्गन ब्लूम, या फिर क्या बोलते हैं, शैवाल का प्रस्फुटन। तो यही है बस, अगर चारों तरफ क्या आ जाते हैं, शैवाल हो जाते हैं, सुपोषण जैसी कंडीशन बन जाती है, तो वहां पे शैवाल का प्रस्फुटन भी इसको बोल देते हैं। तो आई थिंक इतना ही था आज के लिए, काफी रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल होंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो पानी का जो कलर होगा ना बेसिकली, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, साफ नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, खराब होगा। और जो वहाँ पे जो भी जल होगा उसमें क्या आएगी बेसिकली, दुर्गंध आएगी, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, हमारा बेसिकली वहाँ पे जो भी हमारा जलीय पारितंत्र है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, वहाँ पे जल हमारा बेसिकली दूषित हो चुका है। तो ये सारी चीजें थी, तो यही चीजें थी आज के आज के लेक्चर में डिस्कस करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक हम करते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक अगर इसमें चाहिए स्पेसिफिक, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको कैसा लेक्चर लगता है, अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए बेसिकली, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं बेसिकली। और इसके अलावा अगर आपको पसंद आता है तो वो भी आपको कमेंट कर देना है। और अगर कुछ सजेशन देना है कोई टॉपिक के लिए बेसिकली, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेस्ट करना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो लाइक कर देना है वीडियो को, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।